एक बार प्रेम से बोलिए केमिस्ट्री महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र के पहला अध्याय यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो जी हाँ, आप लोग दिल थाम करके बैठ जाइए, कॉपी किताब उठा लीजिए, कलम भी उठा लीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन के साथ तो यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी कि जब धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस जो है उत्सर्जित होगा, इसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सोडियम है, ठीक है, और सोडियम को जो है आपने क्या किया जी, डायरेक्ट जो है जल में फेंक दिया। अब बताइए क्या होगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भाई जब सोडियम हम लोग जल में फेंकते हैं तो वहां पर जो है ब्लास्ट हो जाता है। क्या आप कारण जानना चाहोगे कि आखिर वहां पे बम जैसा फूटता क्यों है? जैसे ही सोडियम को जल में डालते हैं तो बम जैसा जो है फूट जाता है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण जानना चाहोगे आप? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप बताएंगे और हम ना जानना चाहें, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो देखिए एक क्या होता है कि जैसे ही सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करता है, ध्यान रखिए, तो वैसे ही उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब इसकी ज्वलन ताप जो है बहुत कम होती है। ज्वलन ताप उस ताप को बोलते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ध्यान रखिए। तो ये जो है जैसे ही सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और इस हाइड्रोजन गैस का जो है ज्वलन ताप कम होता है, जिसके कारण कम ताप पर ही, यानी कि जो है जितना मैंने कि ताप वहां पे उत्पन्न होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप उतना ताप से जलने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे एकदम काची होता है जी, आग पकड़ लेता है, ध्यान रखिएगा, और साथ में थोड़ा सा आवाज भी करता है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि बम जैसा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के कारण। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि सोडियम क्या है जी, यहाँ पे धातु है और यहाँ पे जल क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे H2 जल है, ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया कर रहा है, धातु जब जल से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि Fe2O3 यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे कैसे जी लोहा यहाँ पे अलग जो है मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अभिक्रिया को थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए हम अभिक्रिया को यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं ताकि हमको समझाने में कोई खास कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे हमने अभिक्रिया को एकदम बढ़िया से उतारने का प्रयास किया है और आप लोग को दिख भी रहा होगा ए वाला अभिक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे Fe2O3 है, यहाँ पे बन गया है Al2O3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें एल्युमिनियम जो है Fe को लात मार के भगा दे रहा है और एल्युमिनियम जो है खुद Fe के जगह पर लग जा रहा है, यानी कि विस्थापित हो रहा है। तभी तो एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे बना हुआ है और Fe जो है लात मार के जब बाहर भगेगा तो क्या चीज अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम जो है इसको क्या कर रहा है जी, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि Fe का जगह ले रहा है, ध्यान रखिए, जहां पे Fe है उसको हटा दे रहा है, खुद उसके जगह पे आ जा रहा है। कहने का मतलब एक राजा है जिसको दूसरा राजा ने क्या किया जी, आक्रमण किया और इसको लात मार के हटा दिया और खुद इसके स्थान पे बैठ गया। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं जी, विस्थापन। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है लोहा को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग को हम कंसेप्ट कुछ बताना चाहते हैं। कंसेप्ट क्या है तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, वो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं जी, विस्थापित कर देते हैं। अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं जी, विस्थापित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है कौन कौन से धातु होंगे, थोड़ा सा अभिक्रियाशीलता श्रेणी को एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए हम ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक बताएं जी, तो कना का, क्या याद रखिएगा जी, कना का, मगल जिन, ठीक है, Mg मग, यहाँ पे एल मगल इसको पढ़ते हैं, जिन मतलब Zn। ठीक है, मगल जिन फेसन प्रभार। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मगल जिन फेसन प्रभार, फे सन पर बार। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, उसका क्यों आगे आऊं, क्या चीज जी, क्यों आगे आऊं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हो जाता है। ठीक है,
थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है आपका लिस्ट है जो कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी का है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो तत्व है ध्यान रखिए, इस सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रियाशील आप लोग लिख लीजिएगा। और जो एयू है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील। एयू मतलब क्या होता है, तो सोना होता है, गोल्ड होता है, औरम होता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील है ए वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन, यहाँ पे एयू। तो अब थोड़ा सा बात को समझना है, प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे वाला सबसे कम है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका अभिक्रियाशीलता क्या हो रहा है जी, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घटते जाएगा। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि कैल्शियम और एल्युमिनियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो आप लोग कहेंगे सर कैल्शियम ऊपर है और एल्युमिनियम का है नीचे है, इसलिए कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ और एल्युमिनियम का हुआ जी कम अभिक्रियाशील हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है जी, तो आप लोग याद रखिएगा, कना का मगल जीन फैशन परबा। ठीक है, यहाँ पे फैशन और पीबी मतलब परबा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चीज, कना का मगल जीन फैशन पर बा, इसको हाइड्रोजन लगाना है और फिर क्यों आगे आऊं, ध्यान रखिएगा, क्यों आगे आऊं याद रखिएगा। इसमें सीयू मतलब क्या चीज, कॉपर, यहाँ पे तांबा, एजी मतलब अर्जेंटम यानी कि चांदी, और यहाँ पे क्या चीज एयू मतलब औरम यानी कि सोना। ठीक है, तो ए वाला भी आप लोग को याद रखना है। तो क्या याद रखना है ट्रिक जी, कना का मगल जीन फैशन पर बार और यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर उसके बाद क्यों आगे आऊं। तो ये वाला जो है आप लोग पूरा का पूरा श्रेणी याद रखिएगा, एक क्रियाशीलता श्रेणी है। इससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। इसका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए इसको हम बता रहे हैं और आगे सब्जेक्टिव में भी आप लोग इसका यूज देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस अभिक्रिया को समझाने का हम प्रयास करें तो देखिए, इसमें एल्युमिनियम ने एफी को जो है विस्थापित किया है, तो इसमें एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए और एफी जो है कम अभिक्रियाशील होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा जी, विस्थापित हो पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम कहाँ पे है, तो एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे है, ध्यान रखिए, और एफी जो है कहाँ पे है जी, यहाँ पे। तो ऊपर एल्युमिनियम हो रहा है, नीचे जो है एफी हो रहा है, इसका मतलब एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है और एफी का जी कम अभिक्रियाशील है। इसका मतलब एल्युमिनियम लात मार के एफी को भगा सकता है, इसके पास इतना क्षमता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं कि ए अभिक्रिया जो है बिल्कुल सही है और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है एफी को विस्थापित भी कर रहा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी, विस्थापन अभिक्रिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, यानी कि यहाँ पे देखिए लौह चूर्ण यानी कि लोहा है तो एफी करेंगे, इस पे जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को हम लोग को डालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डालने से क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा जी, एफी के साथ जो है क्लोरीन आएगा, इसका जो है संयोजकता जो है 2 होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से कौन सा गैस मुक्त होगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, क्योंकि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, धातु किससे अभिक्रिया कर रहा है जी, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी, तो यहाँ पे फेरस क्या जी, लोहा का जो है क्लोराइड बन रहा है, ध्यान रखिएगा, और साथ में क्या चीज हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। लोहा को ही आयरन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन ए को हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है फॉलो कर रहा है। ऑप्शन 2 को समझते हैं, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस यहाँ पे नहीं, क्लोरीन गैस नहीं बन रहा है, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये वाला जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। काहे नहीं अभिक्रिया होगा भाई, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, एकदम बिल्कुल होगा, ये तो बात सेंटेंस ही गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता है, नहीं, जल कहाँ बन रहा है, नहीं बनता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन मारेगा जी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जिसमें क्या हो रहा है जी, आयरन का क्लोराइड बन रहा है, आयरन का यानी कि लोहा का जो है क्लोराइड बन रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीसरे नंबर सवाल को अच्छे ढंग से एकदम समझे होंगे। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वैसे श्वसन अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें कहीं उष्माक्षेपी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए हमको इसमें से कुछ चुनना पड़ेगा। देखिए श्वसन में हम लोग क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं हम लोग अंदर, माने कि फेफड़े के अंदर जो है डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है जी, ऑक्सीजन का संयोग होता है, जो भोजन में जो पचा हुआ भोजन है ना, ध्यान रखिए, जैसे ग्लूकोज वगैरह बना है, तो उस पर जो है ऑक्सीजन काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को वहां पे संयोग होता है, और जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको एक और चीज बता रहे हैं, इसको भी आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे इस पर आधारित जो है बहुत सारे सवाल बताने वाले
वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग के फायदे का चीज है और इससे बाहर सवाल यार परीक्षा में नहीं पूछता है। इस बात को हम कितना बार कहें, आप लोग मैंने बहुत लंबा वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखने लगते हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यार उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जितना बता रहे उतना पढ़ लीजिएगा, आपका परीक्षा में काम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं श्वसन किस प्रकार अभिक्रिया है। यहाँ पे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर किसी पदार्थ में यहाँ पे देखिए, हम ध्यान से मैंने बनाते हैं, अगर कोई पदार्थ है, ध्यान रखिए, अगर कोई पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, ध्यान रखिएगा, या फिर क्या हो जी, इसी पदार्थ में ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का निष्कासन हो। यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाए जी, यहाँ से हट जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का हो जाए जी, यहाँ से हट जाए, ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है क्या हो जी, निष्कासन हो, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाए। या तो ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होना चाहिए। अगर इन दोनों ही स्थितियों में हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं जी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एनसीईआरटी इसी शब्द को नहीं लिखता, ध्यान रखिए, एनसीईआरटी दूसरा शब्द का उपयोग करता है, इसको बोलता है उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलता है जी, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दोनों ही स्थितियों में इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगर वहीं हम बात करते हैं किसका जी, यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन गैस का जो है निष्कासन हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है जी, निष्कासन हो रहा होगा, या फिर क्या जी, हाइड्रोजन गैस का जो है यहाँ पे संयोग हो रहा हो, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा हो जी, संयोग हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का संयोग हो रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में हम लोग बोलते हैं इसको अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे जी, अवकरण अभिक्रिया, या फिर इसको ऐसे एनसीईआरटी में लिखा जाता है अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे श्वसन में जो है ऑक्सीजन गैस का संयोग होता है। जब श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन करने के बाद उस ऑक्सीजन का जो है क्या होता है जी, उस ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो उस ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वहां पे संयोग करता है, इस वजह से उसको क्या बोल रहे हैं जी, उपचयन अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, उपचयन अभिक्रिया बोल रहे हैं। और इस क्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है और उपचयन भी अभिक्रिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी देता तो आप लोग ऊष्माक्षेपी को टिक आउट करते हैं, उपचयन दिया तो यहाँ पे उपचयन को काची करेंगे जी, हम लोग टिक आउट कर देंगे। लेकिन हाई वाला बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे कि आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर अलग हुआ है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन जो है संयोग करके यहाँ पे H2O यानी कि जल का निर्माण किया है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है ये पूछा है। तो यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, देखिए ये भी अभिक्रिया जो है इसी पर आधारित है। तो कैसे है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों जो है अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर बन रहा है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है, ध्यान रखिए, इससे कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है जी, कॉपर बन रहा है। तो यानी कि इससे क्या हुआ कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, ऑक्सीजन जो है हट गया, माने कि माइनस हो गया, ध्यान रखिए, खत्म हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो कॉपर बन रहा है। तो ये ऑक्सीजन अगर गायब हो तो कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे जी, अवकरण या फिर अपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, अपचयन, ठीक है, ध्यान रखिए। और अपचयन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है जी, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है जी, खत्म हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन गैस हटा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को देखिए, और हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या बना है जी, जल बना है। क्या बना है जी, जल। यानी कि इस हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ जी, संयोग हुआ है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का हुआ जी जुड़ा हुआ है। और जब ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, उपचयन। और किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस का संयोग हो रहा है। यानी कि देखिए उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं हो रही है और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन गैस इसमें से गायब होकर कॉपर बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में जो है ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो यहाँ पे जल बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे उपचयन हो रहा है। यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण जो है अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग छठा नंबर सवाल पे चले आते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना जो यौगिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैधुत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का साझा से बन रहा है तो उसको बोलेंगे सहसंयोजी। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? उसको सहसंयोजी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के साझा से बने अगर कोई माने कि जो है यौगिक, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का साझा से बनता है, ठीक है, तो साझा से अगर बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का संयोजी सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा तो उसको बोलेंगे वैधुत संयोजी, यानी कि आयनिक यौगिक। और इस चीज को हम चौथा चैप्टर में, यानी कि कार्बन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है आप लोग याद रख लीजिए। जो याद करने के लिए कह रहे हैं वो बस याद कर लीजिए। चौथा चैप्टर आपको बढ़िया से समझा देंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चीज को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जब ध्यान रखिएगा चीज यहीं पर हम बता देते हैं, आप लोग देखिएगा जब भी कि इलेक्ट्रॉन का अगर साझा से बनता है, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन इसका और एगो इलेक्ट्रॉन इसका जो है, दो अलग अलग पदार्थ का जो है, यानी कि दो पदार्थ के, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे ध्यान रखिएगा, दो परमाणु का अलग अलग इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा, बंधन बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। और ये जो है होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होने से बनता है, तो वैसे यौगिक बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। और इसमें कोई भी आयन उत्पन्न नहीं होता, यानी कि प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज उत्पन्न नहीं होता। ध्यान रखिए, आयनिक यौगिक में होता है लेकिन यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक में नहीं होता है। कच्ची जी, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। अब वहीं वैधुत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली जो है दूसरे पे, जैसे सोडियम से एगो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है जी, क्लोरीन पे जो है चला जाता है। क्लोरीन के पास जब आगे के समय कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे सोडियम से एगो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर देता है। तो जैसे ही सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो सोडियम पा जाता है प्लस चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन पा जाता है माइनस चार्ज, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किया था, इलेक्ट्रॉन का अधिकता हुआ, एगो इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ तो यहाँ पे एगो माइनस चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ जी, आयनों की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग आयनिक यौगिक, यानी कि जो NaCl बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थानांतरित हुआ, यहां से हटके इस पे गया। ठीक है, तो स्थानांतरित होने से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वैधुत संयोजी, यानी कि आयनिक यौगिक हम लोग बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस छठा नंबर सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। अच्छा, एक बात पूछते हैं कि क्या हम आपको जो है 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के सवाल को बताए तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल आया है। तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या अब इसके आगे का सवाल आप अंत तक देखिएगा? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल देखेंगे। तो बस यही डेडिकेशन चाहिए, आप लोग देखते रहिए। और देखिए नीचे लाइक का बटन दिया होगा, आप लोग समझ रहे हैं क्या कहने वाले हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो नीचे जो अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होकर के यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जो है संयोग करके काफी बन रहा है जी, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि इससे जो है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अच्छी जी ऑक्सीकरण या फिर उपचयन बोलते हैं। और यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जो है संयोग कर रहा है जी, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है जी, उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं या फिर उपचयन बोलते हैं। हमने आपको ऊपर बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अब यहाँ पे समझते हैं
8 नंबर सवाल, ठीक है। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो है रंग कैसा होता है, सफेद होता है, यानी कि श्वेत होता है। लेकिन आपसे हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे, सिल्वर आयोडाइड का जो है रंग कैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। सिल्वर जो है आयोडाइड का जो है रंग कैसा होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इसका जो है आप लोग आंसर थोड़ा सा कमेंट कीजिए, यानी कि AgI का जो है आपका कौन सा कलर का होता है, ध्यान रखिए, ये कौन सा कलर का होता है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में वेट कीजिए, आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, बस दिल थाम करके बैठ करके आराम से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नंबर आप ही का आने वाला है अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो, ठीक है। आधा छिया पढ़ के जाइएगा ना तो वहीं परीक्षा में आप लोग जाके लटक जाइएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरा पढ़ने का प्रयास करें, शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करें। अब यहाँ पे समझते हैं समीकरण। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे इसको उष्मा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हुआ है, टूटा है, ठीक है। तो देखिए एगो बड़का यौगिक जो है, ध्यान रखिए, बड़का यौगिक का एगो अणु है, ध्यान रखिए, दो गो छोटा छोटा अणु में जो है विभक्त हुआ है, टूटा है, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी, वियोजन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका 3 गो नाम होता है, आप लोग ध्यान रखिए, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो तीनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। क्या बोलते हैं जी, तो एगो बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, दूसरा का बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तीसरा का जो है खाली अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 9 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन जो है सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पर समझते हैं 10 नंबर सवाल। क्या चीज कर रहा है जी, शाक सब्जियों को विघटित तो होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए शाक सब्जी जो है विघटित होता है, यानी कि टूट जाता है, टूट होकर क्या करता है जी, यहाँ पे कंपोस्ट बनता है, ठीक है। तो कंपोस्ट जो बनता है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको। जब शाक सब्जी अपघटित यानी कि विघटित यहाँ पे हो रहा होता है, ध्यान रखिएगा, तो उस समय ये उसको बोलते हैं हम लोग सड़ना। क्या बोलते हैं जी, सड़ना। तो देखिए जब साग सब्जी सड़ता है ना जी, तो वो गर्म रहता है। क्या रहता है जी, गर्म रहता है। देखिएगा जो साग सब्जी जिस समय सड़ रहा होता है, यानी कि उस समय अभिक्रिया उसमें हो रहा है, यानी कि विघटित हो रहा है ना, ध्यान रखिए, तो उस समय उसका अभिक्रिया वहां पे हो रहा है। तो उस समय वो साग सब्जी का होता है जी, सड़ते टाइम में गर्म रहता है, ठीक है। और गर्म रहता है, ध्यान रखिए, और उससे जो है उष्मा का उत्सर्जन होता है, गर्म होता है और उससे क्या निकलता है जी, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिए। तो उष्मा का उत्सर्जन जिसमें होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उष्माक्षेपी। यहां पे मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा, अगर उसमें जो है उष्मा को सोख लिया, अगर कोई पदार्थ जो है उष्मा को सोख रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उष्मा का करा जी, उष्मा को सोख ले रहा है, यानी कि उष्मा को अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, ध्यान रखिएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। बोले उष्मा, हाँ ठीक है, उष्मा शोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उष्मा शोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब उष्मा को सोखी, ठीक है, भोजपुरी में हम लोग सोखना बोलते हैं, ध्यान रखिए उसको, ठीक है। तो जो उष्मा को अवशोषित किया, यानी कि जो उष्मा को सोख लिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उष्मा शोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, उष्मा शोषी। और जो उष्मा को उत्सर्जित करेगा, जो पदार्थ अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा जी, उष्मा को उत्सर्जित करेगा, ध्यान रखिए, उष्मा को निकालेगा, यानी कि वो गर्म हो जाएगा, ध्यान रखिए, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, यानी कि वैसा अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी, ठीक है, क्या याद रखेंगे जी, उष्माक्षेपी याद रखिएगा। तो जो पदार्थ जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उष्मा का उत्सर्जन करे तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है। और जो होता है अभिक्रिया, उसमें उष्मा का जो है क्या होता है जी, सोख लेता है, उष्मा को सोख करके क्या होता है जी, ठंडा हो जाता है, तो वैसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जल में अगर ग्लूकोज को डालिएगा, किसको डालिएगा जी, जल में अगर ग्लूकोज को डालिएगा, ग्लूकोज को घोड़िएगा, तो देखिएगा सामान्य टेम्परेचर से वो हल्का सा कम टेम्परेचर हो जाता है, ध्यान रखिए, वो ठंडा हो जाता है। वास्तव में क्या होता है जी, हल्का सा ठंडा हो जाता है। तो उस ठंडा होने के कारण क्या है, तो उसने उष्मा को सोख लिया है, ध्यान रखिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उष्मा शोषी। और जौन यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग चूना लाते हैं, क्या लाते हैं जी, चूना घर रंगने के लिए, और उसमें जो है आप लोग जल डालते हैं, तो होता क्या है कि चूना जो है गर्म हो जाता है जल से विक्रिया करके, और गर्म होकर देखिए उसमें से भाप फेंकने लगता है, तो वहीं जो उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी बोलेंगे। तो ठीक यही वाला काम करता है साग सब्जी जब विघटित होता है, यानी कि जब सड़ता है ना जी, सड़ करके जब कंपोस्ट बनता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उससे उष्मा निकलता है, और उस उष्मा निकलेगा ना, ध्यान रखिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग उष्माक्षेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, उष्माक्षेपी बोलेंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप लोग यही वाला बात याद कर लीजिएगा।
यहां पे 11 नंबर सवाल जो क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ध्यान रखिए। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको जब क्या करते हैं जी, हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी, गर्म करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोहा कर रहे हैं, यहाँ पे Pb का जो है ध्यान रखिएगा, Pb का पोलोम्बियम का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या ऑक्साइड बनता है और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं जी, लेड ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है, ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करने पर यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बन रहा है, यानी कि ये वाला जो है टूट रहा है, ध्यान रखिएगा। और टूटने के बाद कौन सी बन रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए इस अगर ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ये वाला दूगो जो है दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अच्छा, एक बात थोड़ा सा बताइए, यहाँ पे एक बड़ा अणु जो है टूट करके दो या अधिक छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हुआ है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इसको बोलेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। और ये जो वियोजन या अपघटन हुआ है उष्मा के प्रभाव से हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे कैसे जी, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इसका एक तीसरा का नाम क्या होगा जी, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे हमने तीनों नाम को लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब एक कोई बड़ा अणु जो है गर्म करने पर जो है दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। और यहाँ पे जो अभिक्रिया में क्या बना जी, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन बन रहा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सवाल है, देखिए ये जो सवाल है सब, इसको अगर अभिक्रिया अगर आप लोग याद नहीं रखते हैं, अभिक्रिया कराना नहीं जानते हैं, रखिए, तो वैसे स्थिति में आपको ये सब सवाल जो है प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 2014 में पूछा हुआ है, तो यानी कि परीक्षा में पूछा करता है। ठीक है, अगर पूछता है तो आपको अभिक्रियाएं करानी आनी चाहिए, या फिर सीधे से समझिए कि 10वीं क्लास में आपको अभिक्रियाएं याद करनी पड़ सकती है, तो अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब आते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल पे, और 12 नंबर सवाल जो है बिल्कुल प्यारा सा दिखाई दे रहा है। क्या सवाल दिखाई दे रहा है जी, कह रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सही है, यानी कि 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है सबसे सही सूत्र है। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को जरूर कहीं ना कहीं किताबों में देखे होंगे। इस सूत्र को जो है यहाँ पे आप लोग किताब में देखे होंगे। क्या दिया है जी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट दिया है। ठीक है, 10 को हम लोग डेका पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, डेका पढ़ते हैं, रखिए DECA। ठीक है, DECA पढ़ते हैं, डेका पढ़ते हैं, रखिए। तो डेका यहाँ पे हाइड्रेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे H2O को हम लोग हाइड्रेट पढ़ेंगे डेका के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये किसका सूत्र है जी, तो आप लोग कहेंगे सर वॉशिंग सोडा, यानी कि धोबिया सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। ठीक है, तो क्या किसका सूत्र है जी, ढोने हम लिखना है तो छोने लिखना है, यहाँ पे ढोने वाला जो है, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे जी, वॉशिंग सोडा बोलेंगे, ध्यान रखिए। ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है, बाकी सब जो है कोनो का सूत्र यहाँ पे नहीं है। तो सबसे सही सूत्र का है जी, ऑप्शन जो है बी है। ठीक है, यहाँ पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर लोहा पर जो है जिंक का परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर लोहा पर हम लोग जिंक का परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं जी, यसद लेपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यसद लेपन कहीं पे शब्द दिया नहीं है, इसका इंग्लिश शब्द दिया है गैल्वेनीकरण। क्या दिया जी, गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनीकरण को गैल्वेनाइजेशन ऐसा ही कुछ नाम देता है, रखिए। तो गैल्वेनीकरण यहाँ पे दिया है, तो यसद लेपन का है या फिर गैल्वेनीकरण का है, यसद लेपन का है या फिर गैल्वेनीकरण का है। समझिए कि क्या चीज, कोई भी धातु पर जो है जिंक का परत चढ़ाया जा रहा है। सामान्यतः लोहा पर ही जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यसद लेपन, यानी कि गैल्वेनीकरण बोलते हैं। रखिए, ये दोनों का दोनों सेम नाम है। ठीक है, अच्छा संक्षारण किसको बोलते हैं, तो संक्षारण में होता क्या, ध्यान रखिए कि धातुओं का क्षय हो जाता है, यानी कि जो धातु होता है ना जी, उसका जो है क्षय हो जाएगा, धातु का क्या हो जाएगा जी, क्षय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा लोहा में, अगर लोहा को हम लोग खुला छोड़ देते हैं और उसमें पानी और हवा से संपर्क होगा, ध्यान रखिएगा,
तो उस पर जो है देखिएगा जंग लग जाता है। क्या लगता है जी? जंग लग जाता है। और जंग जब छोड़ाते हैं तो लोहा का मात्रा कुछ कम हो जाता है, ध्यान रखिए। यानी कि उस तरह से आप लोग देखेंगे तो लोहा जो है उसमें से कुछ हिस्सा खत्म हो गया, ठीक है। किसके कारण जी? जंग लगने के कारण। तो यहाँ पे लोहा का क्षरण हो रहा है, इसी को लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं जी? संक्षारण बोलते हैं। यानी कि धातु जो है उसमें माने की मात्रा जो है कम हो गया, माने कि क्या चीज की वजह से जी? अभिक्रिया होने की वजह से। तो इस वजह से हम लोग उसको बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे जी? संक्षारण बोलेंगे। तो ये वो शब्द है, ध्यान रखिए, जिससे मैंने कि ये दिखाता है कि धातु का क्षय हो रहा है। जैसे लोहा का संक्षारण कहेंगे तो लोहा का क्षय हो रहा है, यानी कि लोहा में कमी आ रहा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे तांबा का संक्षारण तो क्या कहेंगे जी? इसका मतलब तांबा में क्षय हो रहा है, यानी कि तांबा का जो है मात्रा घटते जा रहा है, ध्यान रखिए। तो ऐसा स्थिति आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 13 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका मतलब भी आप लोग समझे होंगे, ठीक है। हाई तो अभिक्रिया है, आप लोग जानते होंगे। आप पानी चढ़ाना जैसा आप लोग मैंने बहुत बार सुने ही होंगे, ठीक है। पानी चढ़ाओ गिलवा हर चीज के, तो हर चीज के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है जी, 14 नंबर। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा अभिक्रिया यानी गैस बनता है, ठीक है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जस्ता कौन सी है, ठीक है। जस्ता यानी कि जिंक कौन सी है, धातु है कि अधातु है? तो आपके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, सर जस्ता जो है धातु है। जस्ता क्या है जी? धातु है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है जी? तो एगो अम्ल है। तो अगर धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको हमने बताया था कि धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो आप आंख बंद कर कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी कि 14 नंबर का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जब भी धातु का अगर अम्ल से अभिक्रिया होता है, जब भी धातु का अम्ल से अभिक्रिया होता है तो उस स्थिति में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा तो होगा। और ये अभिक्रिया होता कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जिंक का जो है अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ पे बनेगा जिंक के साथ क्लोराइड बनेगा, ध्यान रखिए। तो ZnCl2 बनेगा और साथ में यहाँ पे जल जो है बन जाएगा, यानी कि H2O बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या बनेगा जी? H2O बने। एक मिनट गड़बड़ हो गया। यहाँ पे H2O नहीं बनेगा, वो कहाँ से आ गया जी? यहाँ पे वो कहाँ से आ गया? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, गड़बड़ हो गया था। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी ना आ जाएगा। ऑक्सीजन जब डालेंगे नहीं तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? हम भी कितना नालायक आदमी हो गए हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 15 सवाल देख लेते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यानी कि जो कोई तत्व है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या किया जी? ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया किया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या किया जी? अभिक्रिया किया, ध्यान रखिएगा। तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी? उच्च गलनांक वाला, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर वो पिघलेगा, ठीक है। वैसा वाला एक पदार्थ यानी कि यौगिक जो है निर्माण करती है, ठीक है। तो यह यौगिक जो है जल में विलय, यानी कि ये यौगिक जो है जल में घुल भी जाता है, ठीक है। तो यह तत्व कौन सा हो सकता है? ध्यान रखिए, कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसको ऑक्सीजन के साथ करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, ध्यान रखिए, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा उसका गलनांक जो है बहुत ज्यादा ऊंच होता है और उस जल में विलय भी होता है, ठीक है। तो यानी कि 15 नंबर का जो है ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम 15 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पे समझते हैं 16 नंबर सवाल का चीज समझते हैं जी। 16 नंबर सवाल समझते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, यहाँ पे अनुपात लिखा गया है लेकिन अनुपात होगा, ठीक है। अनुपात क्या है? तो यहाँ पे देखिए जल का एक अणु का सूत्र लिखते हैं। जल का अणु का सूत्र क्या होता है जी? यहाँ पे H2O होता है। जल के अणु का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन पहले का, तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु को गए, तो आप लोग सर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 को परमाणु है, ठीक है। ऑक्सीजन को है जी, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 है। अनुपात पूछा तो बीच में क्या लगा देंगे? अनुपात लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 2:1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है परमाणु 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। इसका अनुपात पूछा तो बीच में लगा देंगे अनुपात, तो 2:1 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया को आपको देखना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हमको थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन का जो अभिक्रिया कराया है तो बना है जिंक अलग हुआ है और यहाँ पे कार्बन मोनो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिंक जो है ऑक्साइड है, इससे जिंक प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है
गायब हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हटा है। तो अगर हटा है ऑक्सीजन तो इसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे जी? अपचयन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन बोलेंगे। और यहाँ पे किसका अपचयन हो रहा है जी? तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, कार्बन के साथ क्या हुआ जी? ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यहाँ पे बोलेंगे उपचयन हुआ है। क्या हुआ जी? उपचयन हुआ है। तो आप देखिए कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या हुआ जी? संयोग होने की वजह से इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो किसका अपचयन अभिक्रिया, किसका उपचयन हुआ है जी? तो आप लोग सर कार्बन का उपचयन हुआ है। किसका उपचयन हुआ है जी? कार्बन का उपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन से संयोग किया है। कार्बन का उपचयन होने का मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल को समझते हैं। कार्बन उपचयित हो रहा है, जी हाँ, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग किया यानी कि उपचयित हो रहा है, तो यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ए ऑप्शन तो है बिल्कुल सही है। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड उपचयित नहीं अपचयन हो रहा है, इसका ध्यान रखिए, यानी कि अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो हाई वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित नहीं उपचयन हो रहा है, इसका यानी कि उपचयित हो रहा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे काची जी सी भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, इधर से थोड़ी ना हो रहा है कुछ, ये तो बाद में बना है, इधर से इधर नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तीर का चिन्ह इधर है, यानी कि इससे हाई बन रहा है, ध्यान रखिए, यानी कि इसमें कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा तीर का चिन्ह ध्यान रखिए, तो ये तो उल्टा ही दे दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत आंसर है ए वाला, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन ए को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। 15 नहीं 17 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसको आप लोग याद नहीं कीजिएगा, ऐसे समझ करके रखिएगा। देखिए हम आपको सवाल जो बता रहे हैं ना, तो सवाल बता रहे हैं तो उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना है और फिर जो है आपको बनाना है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें से बताना है कि संयोजन अभिक्रिया कौन है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का जो है पहचान करने का मतलब होता है, देखिए एगो दूगो पदार्थ, ध्यान रखिए, दूगो पदार्थ या फिर दो से ज्यादा पदार्थ इस संयोग करेगा तो एगो सिंगल पदार्थ बनाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो या अधिक पदार्थ संयोग करके क्या करता है जी, एगो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए दूगो पदार्थ यहाँ पे मिला है और यहाँ पे एगो पदार्थ बना है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए एगो पदार्थ को उष्मा दिए तो दूगो पदार्थ बना है, यानी कि ये जो है अपघटन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा जी? अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है दो को भाग में टूटा है, ना कि दोनों का मिल करके यहाँ पे एगो पदार्थ बन रहा है, नहीं, यहाँ पे एगो पदार्थ से दूगो पदार्थ में टूटा है, यानी कि ये अपघटित हुआ है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दूगो पदार्थ जो है संयोग किया है, और संयोग करने के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज बना जी, यहाँ पे बना है, यहाँ पे एगो सिंगल पदार्थ बना है, लेकिन इसमें तापन की वजह से हुआ है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया तो बोल तो सकते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे तापन देते हैं, तो इसमें क्या कहिए जी, यहाँ पे इसको मत रखिए। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। हालांकि अगर ऑप्शन ए जैसा कुछ कंफर्म आंसर नहीं देता तब आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट जरूर करते, क्योंकि इसको भी हम लोग संयोजन की अभिक्रिया की कैटेगरी में रखा जा सकता है, इसको भी संयोजन अभिक्रिया की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ पे दो को पदार्थ जो है मिला है, तो यहाँ पे एगो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिए। तो ऐसा स्थिति जो है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में देखने को मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें तापन एगो शब्द का उपयोग किया, तो इससे थोड़ा सा आप लोग कंफर्म नहीं रहेंगे, ध्यान रखिए। ए वाला जो है कंफर्म में रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है कहीं भी तापन ओपन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जहां पे ताप लगता है वहां पे तो टूटता है, वहां पे क्या होता है जी, जनरली टूटता है, ठीक है। तो आप घटन अभिक्रिया में रख लेंगे, यहाँ पे टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप का अलग टाइप का जो है अभिक्रिया आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऑप्शन ए नहीं देता तो उस समय ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर सकते थे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल को आप लोग समझोगे। चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि इसमें से कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा अभिक्रिया को पहचानने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखिए, इसमें दो गो यानी कि भाग में बट गया, कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पे दो भाग में बटा है, यानी कि यहाँ पे टूटा हुआ है, ध्यान रखिए। ये अणु बड़का अणु जो है टूट करके दो छोटा छोटा अणु में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, वियोजन या फिर इसको क्या बोलेंगे जी, अपघटन या फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे HCl है, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना है, यानी कैल्शियम से क्लोराइड बना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2 गैस बना है, यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। देखिए कैल्शियम जो है प्लस में टूटेगा और यहाँ पे क्लोरीन माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो है एक साथ सहयोग करके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, रखिए, यानी कि इसमें आयन का जो है आदान प्रदान हुआ है। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन। क्या बोलेंगे जी, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं जी, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ई वाला उभय विस्थापन होगा। यहाँ पे खाली विस्थापन पूछा है, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज, फेरस यानी कि आयरन है, ध्यान रखिए। आयरन जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है अभी विलयन अभिक्रिया किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज, आयरन सल्फाइड बना है, ध्यान रखिए। आयरन सल्फेट बना है ना जी, आयरन सल्फेट बना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए Fe के साथ जो है, देखिए Fe ने क्या किया जी, कॉपर को विस्थापित किया है। यहाँ पे देखिए लोहा के साथ जो है सल्फेट लगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, लोहा ने कॉपर को हटाया है, लात मार के हटा दिया, तो इधर कॉपर अलग हुआ है, और खुद जो है कॉपर की जगह पे लोहा यहाँ पे लग गया है, यानी कि लोहा और यहाँ पे सल्फेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे लोहा सल्फेट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लोहा जो है कॉपर को विस्थापित किया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोहा जो है कॉपर को विस्थापित किया है। क्यों विस्थापित किया है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। मगलजिन फेशन पर बात, फेशन पहले आता है और नीचे जो हाइड्रोजन के बाद जो है क्यों आ गया हूँ, यानी कि कॉपर जो हाइड्रोजन के नीचे आता है, यानी कॉपर नीचे है, लोहा ऊपर है, तो लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित करेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे। यहाँ पे NaOH और यहाँ पे HCl, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्षार और यहाँ पे जो है अम्ल का अभिक्रिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे जी, उदासीनीकरण बोलेंगे, ध्यान रखिए। अगर क्षार का अभिक्रिया जो है अम्ल के साथ होता है, ठीक है, है देखिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एगो क्षार है, क्या चाहिए जी, क्षार, और यहाँ पे HCl एगो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ध्यान रखिए। तो क्षार और अम्ल का अभिक्रिया होता है, तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा जी, विस्थापन अभिक्रिया पूछा है, तो ऑप्शन हम लोग सी टिक आउट करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। अगर लोहा के चूर्ण पर अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल लें, क्या डालें जी, लोहा के चूर्ण पर यानी कि Fe पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें यानी कि HCl अम्ल डालें, तो क्या बनेगा। तो आप लोगों ने सर लोहा का क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, क्योंकि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस नहीं, क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। आयरन लवण एवं जल नहीं, जल तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कीजिएगा। और हमको ऐसा लग रहा है कि सवाल हमने कहीं ना कहीं बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी आप लोग को हमने दोबारा समझा दिया। 20 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, और ए आप लोग दो बार समझ चुके हैं। तो चलिए अब 21 नंबर सवाल पर चलते हैं, और 21 नंबर सवाल शायद आप लोग को दिखाई न दे रहा हो। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और आप लोग जो है काशी जी इसको लिखने का प्रयास कर लीजिएगा कि अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया लिखा है जी, अपघटन अभिक्रिया है, इसका उदाहरण नहीं है, यानी कौन इसमें है टूट नहीं रहा, अपघटित नहीं हो रहा है, यानी कि एगो बड़का अणु में से दूगो छोटा छोटा अणु, चाहे दो से अधिक छोटा छोटा अणु में नहीं टूट रहा है, इसमें से कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए हाई एगो बड़का अणु से दूगो छोटा छोटा अणु में टूट रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हाई वाला जो है अपघटन अभिक्रिया तो है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये भी बड़का अणु जो है, ध्यान रखिए, इस दूगो छोटा छोटा अणु में टूट रहा है, यानी कि ये भी जो है क्या चीज अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूगो जो है अणु, ध्यान रखिए, दूगो अणु संयोग कर रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, संयोग कर रहा है, तो एगो बड़ा चीज अणु का निर्माण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है जी, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ दूगो अणु जो है संयोग करके एगो नया अणु का जो है निर्माण कर रहा है, ध्यान रखिए, जिसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी कि हाई जो है संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट करेंगे। 21 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन सी, और आप लोग इसे टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपको हमने 21 को सवाल बताया, क्या आपको 21 सवाल समझ में आया। तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल आया है, और आगे भी आपका हम वीडियोस देखेंगे।
देखेंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट से ही वीडियोस को देखिएगा। जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर को पढ़ना हो, सब्जेक्टिव पढ़ना हो या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना, आपको सिंपल सा मेरा चैनल सर्च कर लेना है और प्लेलिस्ट ओपन करना है और प्लेलिस्ट के साथ जो है आप लोग जाइएगा और जो भी सब्जेक्ट आपको मन करेगा वो सब्जेक्ट खोल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का खोलिएगा और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं और आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि 22 नंबर से अब आगे का सवाल भी आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बातों पर ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप लोग को ये भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग समझिए, थोड़ा सा मेरे बातों को सुनिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है पूछ रहा है, कौन इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हाई एगो बड़का चुका अणु जो है दूगो छोटा छोटा अणु में टूटा है, यानी कि ई जो है अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी? अपघटन अभिक्रिया है, ध्यान रखिए, यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे दूगो अणु जो है मिल करके यहाँ पे संयोग किया है तो एगो अणु का निर्माण यहाँ पे कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे जी? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कैल्शियम के साथ जो है क्लोरीन का यहाँ पे संयोग हो रहा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन या फिर द्विविस्थापन या उभय विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन या फिर क्या चीज बोलेंगे जी? उभय विस्थापन हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखिए। अब आप लोग उभय विस्थापन आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या चीज जी? HCl अम्ल है, यानी कि यहाँ पे अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है जी? कह रहा है जी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे HCl अम्ल है। कौन सा अम्ल है जी? HCl अम्ल है। ठीक है, कौन सा अम्ल है? HCl अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार और अम्ल का अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे लवण और जल बन रहा है, यानी कि ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया है, एगो संयोजन अभिक्रिया है, एगो द्विविस्थापन है, यहाँ पे एक उदासीनीकरण है, लेकिन पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया। कहाँ से रेडॉक्स अभिक्रिया आएगा जी? गजब बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहीं पे हो रहा है क्या? यहाँ से देखिए तो ये वाला जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हटा है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी? कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। द्विविस्थापन तो है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम के साथ क्लोरीन जो है अभिक्रिया कर रहा है, यानी संयोग कर रहा है, ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान तो हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो है एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या चीज यहाँ पे दूगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड बना है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस कर रहा है, यहाँ पे जल बना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए है कैल्शियम ऑक्साइड से, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम में से ऑक्सीजन जो है यहाँ से हटा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन जो है हटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन, देखिए HCl अम्ल है, देखिए HCl अम्ल से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पे जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हुआ है। ठीक है, तो हो सकता हो कि इस वजह से इस वजह से, हालांकि इसमें देखिए दो यहाँ पे तत्व, जैसे क्लोरीन यहाँ पे है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन में कैसे मान सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, हालांकि यहाँ पे क्लोरीन जो है हटा है। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन लगा है। तो अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है संयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हटा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन में ध्यान रखिए, हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लग के यहाँ पे जल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना, यहाँ पे ऑक्सीजन का चीज जुड़ना। ठीक है, ये दोनों मिलकर के इसको कौन सा अभिक्रिया बना सकता है जी? रेडॉक्स अभिक्रिया बना सकता है। कौन सा अभिक्रिया बना सकता है जी? रेडॉक्स अभिक्रिया बना सकता है। तो अगर 4 गो ऑप्शन में से ही हमको सिलेक्ट करना हो तो हम ऑप्शन जो है सी को बिल्कुल सही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है इसका, तो इसमें ये लॉजिक बना सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है हटा हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए। तो अगर ऑक्सीजन हटा तो अपचयन बोलेंगे और ऑक्सीजन जुड़ा तो उसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन दोनों जहां पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन जो है सी को हम लोग टिक आउट कर सकते हैं बिना डरे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ही आपको सेलेक्ट करना है, कोई ना कोई एक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल को, और 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है?
इसमें से दहन अभिक्रिया कौन है? दहन मतलब होता है जलना, ठीक है। दहन मतलब क्या होता है जी? जलना होता है। तो दहन अभिक्रिया कौन सा है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जल का उबलना नहीं, जल का उबलने में जल जलता नहीं है, ठीक है। जल के उबलने में जल जलता नहीं है, ठीक है। मोम का पिघलना, तो मोम के पिघलने में, ठीक है, मोम को जब पिघलाते हैं तो उस समय मोम जल नहीं रहा होता है, ठीक है। मोम पिघलना उस समय जल मतलब कि मोम जो है जलता नहीं है। पेट्रोल का जलना, जी हाँ, पेट्रोल का जब जलाएंगे ध्यान रखिए, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलन हो रहा है, मतलब कि पेट्रोल जो है जल रहा है तो उसको हम लोग दहन बोलेंगे। यानी कि ए जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 24 नंबर सवाल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं जी? उपचयन बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सीकरण बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सब चीज को समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उपचयन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन है, यानी कि गलत कौन है, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। जी हाँ, ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का होता है जो किसी न किसी पदार्थ से जुड़ता है, तभी उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। जी हाँ, अवकरण में हाइड्रोजन किसी न किसी पदार्थ से जुड़ता है। अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जो है क्या होगा जी? ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ठीक है। अवकरण अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन हटता है या फिर हाइड्रोजन जो है जुड़ता है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया हुआ है। तो ये भी कथन जो है सत्य है। तो 25 का होगा जी, ऑप्शन बी भी सत्य है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी के बारे में समझते हैं। ऑक्सीकारक जो होते हैं खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ये गलत है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, खुद को अवकृत करते हैं। क्या करते हैं जी? अवकृत करते हैं। और वहीं अवकारक जो है वो खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अवकारक क्या करते हैं जी? खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये बात को समझना है तो आप लोग सबसे पहले जा करके ऑक्सीकारक, अवकारक और ऑक्सीकृत और अवकृत, ये चारों का परिभाषा देखिएगा, उसके बाद आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत मैंने कि लाइन दिया है, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि असत्य पूछा है कि गलत ही लाइन पूछा है। तो ऑप्शन जो है सी आपको टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। इस सवाल के लिए चारों का चारों जो है आप लोग परिभाषा पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग सब्जेक्टिव के वीडियोस को प्लेलिस्ट से देखते जाइए, जब भी अपलोड होगा उसको देखिएगा तो उसमें इसके रीजन को थोड़ा समझाएंगे और इसके परिभाषाओं को भी हम बताने का प्रयास करेंगे, वहां पे समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल वहां पे समझ में आएगा, क्योंकि चारों परिभाषा को अगर हम बताने लग जाए तो फिर ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल याद कर लीजिए कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे 25 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल गलत यहाँ पे शब्द दिया है, वाक्य दिया है, जिसको हम लोग गलत को ही टिक आउट करना है। तो ऑप्शन सी को हमने टिक आउट किया है। अब यहाँ पे समझते हैं 26 नंबर सवाल। और क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल देखिए जी, कह रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का हटना। अगर किसी यौगिक से यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया होते हुए ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो है हट जाता है। अगर वहां से हाइड्रोजन हटा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? तो आप लोग बोलेंगे सर उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? उपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे उपचयन हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन जो है उसमें से हटे तो दोनों ही स्थितियों में हम लोग बोलेंगे उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे जी? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। शुरुआत में ही हमने ये दोनों का दोनों बात बताया हुआ था। तो यहाँ पे 26 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर अपचयन का बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जो है हटता है, हाइड्रोजन कह रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हटता है और हाइड्रोजन जो है इसमें जुड़ता है। तो अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है, और यहाँ पे उपचयन में हाइड्रोजन हटता है। तो ये दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही तरीके से, वरना कंफ्यूजन होगा तो फिर आप परीक्षा में गलती कर बैठेंगे। तो गलती नहीं करना है, क्योंकि दिल गलती कर देता है, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग नादान से छोटे छोटे से 14-15 साल के बच्चे हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने ध्यान दे रहे हैं का चीज बोर्ड परीक्षा की तैयारी पे। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर समझते हैं किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है।
कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए, काची में जलने के लिए जी, हवा में जलने के लिए एगो निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है। निश्चित ताप की क्या पड़ती है जी, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाना क्या, जो निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ताप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं। तो है तो वैसे जो प्रज्वलन ताप भी और ज्वलन ताप भी, ठीक है, ध्यान रखिए दोनों शब्द जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और दोनों शब्द को अगर इंग्लिश में अगर खोजेंगे, ध्यान रखिए दोनों शब्द को अगर इंग्लिश में खोजेंगे, दोनों शब्द का इंग्लिश ध्यान रखिए, तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है जी, इग्निशन टेम्परेचर होता है, ध्यान रखिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका दोनों का इंग्लिश आप लोग जरूर याद रखिए, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखिए टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इग्निशन टेम्परेचर प्रज्वलन ताप का भी इंग्लिश होगा और ज्वलन ताप का भी इंग्लिश होगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में दोनों शब्द जो है हल्के फुल्के अलग प्रयोग, माने कि अलग चीज के जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, तो अलग चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्के फुल्के अंतर होता है, ध्यान रखिए, दूसरा कुछ खास अंतर नहीं होता है। अगर आप चाहें तो एक दूसरे के जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों आंसर को जो है ऑप्शन ए को भी ऑप्शन बी को भी सही टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो, तो जो पहला वाला सही होगा उसको आप लोग सही टिक आउट करके चले जाइएगा। तो यहाँ पे 27 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, प्रज्वलन ताप। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं देता तो हम लोग ज्वलन ताप को टिक आउट करते हैं, या फिर ज्वलन ताप को नहीं देता तो खाली प्रज्वलन ताप देता तो खाली प्रज्वलन ताप को हम लोग टिक आउट करते हैं। लेकिन यही दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा बहुत अंतर के लिए जो है दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं, वरना है तो एक ही। ठीक है, ध्यान रखिए, है तो दोनों का दोनों का चीज एक ही है साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो। अब यहाँ पे समझते हैं 28 नंबर क्या चीज है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी कि कोई भूरा रंग का कोई चमकदार तत्व है, ठीक है, चमकदार तत्व समझते हैं ना, भूरा रंग का है। ठीक है, वो जो है वायु में क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं जी, गर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या चीज हो जाता है, काला रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है जी, उसका काला रंग हो जाता है। तो उस तत्व का नाम हम लोग को मैंने कि पूछा है हम लोगों से, तो बताना है। ठीक है, यानी कि वो कैसा रंग का है जी, भूरा रंग का है। हम आपसे पूछते हैं कि सोडियम किस रंग का होना चाहिए, मतलब किस रंग का होता है, तो आप लोग कहेंगे सर सोडियम जो है चांदी जैसा रंग का होता है, यानी कि सफेद टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके पास जो है चांदी वाला रंग होता है। मैग्नीशियम किस रंग का होता है, तो आप लोग कहेंगे सर मैग्नीशियम भी चांदी वाले रंग का होता है। कॉपर कैसा होता है, तो आप लोग सर कॉपर जो है लाल भूरा होता है। कैसा होता है जी, लाल भूरा टाइप का होता है, ललछाऊ टाइप का होता है। कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, तांबा जो है ललछाऊ टाइप का होता है। सोडियम सफेद टाइप का यानी कि चांदी जैसा होता है। मैग्नीशियम भी लगभग चांदी जैसा होता है। और रंग के बारे में बात करें, उसके बारे की क्वालिटी यानी गुण के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, रंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो है, पोटेशियम ये भी किस रंग का होता है जी, तो ये भी श्वेत रंग का ही होता है, यानी कि चांदी वाले रंग का ही होता है। ठीक है, एक खाली कॉपर को छोड़ दे तो बाकी सब जो है सफेद कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 28 का जो है आप लोग ऑप्शन आंख बंद करके ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर सकते हैं, जब आपको सबका रंग याद हो तो। और ये रंग याद कब होता है, जब आप प्रयोगशाला में यानी कि लाइब्रेरी में आप लोग क्या करते हैं जी, ये सब माने कि मेटल्स को हाथ में लेते हैं या फिर कहीं बर्तन वगैरह में रखते हैं सेफली। ठीक है, ध्यान रखिए, तो आप जो है उसको अपने आंख से जब देखे रहते हैं तो उसका कलर वगैरह चाहे उसका जो है हर चीज याद रहता है। ठीक है, तो ये सुविधा जो है आप लोग को मिला नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मेरे बातों पर विश्वास कीजिए कि उस कलर का होता है। अगर आप लोग उसको देखना चाहे तो आपके पास मोबाइल है ही, क्योंकि मोबाइल में ही आप लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लिया करें कि तनी सोडियम दिखा दे भैया गूगल, तो गूगल जो है आपको उसका दिखा देगा जी, सोडियम दिखा देगा तो उसका कलर देख लीजिएगा। मैग्नीशियम दिखा दे रहे बबुआ, तो मैग्नीशियम भी दिखा देगा गूगल। ठीक है, फिर पूछेगा गूगल तो नहीं हमको एथी दिखाओ तो पोटेशियम दिखाओ तो पोटेशियम भी दिखा देगा, के माने पोटेशियम होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, उस सबका कलर देख लीजिएगा, और उस तरह से आप लोग इस माने कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा और कॉपर के बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा तो ये सब सवाल भी आप लोग को मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को बस मैंने कि देखिए आप लोग क्या करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च जब कीजिएगा ना तो आप खुद से आंसर्स को खोज पाइएगा। और ये भी आप लोग रिसर्च करे हैं तभी तो ये आपको वीडियो मिला है कि भाई ये वाला जो चैनल है बहुत दमदार चैनल है। इस चैनल पर जो है हर एक सवाल को अच्छे ढंग से बताया जाता है, तो आप इस चैनल पे बार बार आते हैं। और जब बार बार आते हैं तो मेरा जो है वीडियोज़ पे व्यूज़ आता है। बस एक चीज़ का दिक्कत हो जाता है कि सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है, और पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बढ़ाएंगे एक दिन, मुझे पता है, क्योंकि हम अपने मेहनत पे विश्वास रख रहे हैं और आप लोगों पे भरोसा भी रख रहे हैं। ठीक है, तो भरोसा आपका है और मेरा मेहनत है, बस
ये दोनों के बीच का जो संबंध है ना वही हम लोगों को आगे लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सोडियम, यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेरियम का क्लोराइड है ना, रखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे तो सोडियम के साथ यहाँ पे क्लोराइड लगा है, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए सोडियम क्लोराइड बना ना, इसमें का Na और यहाँ पे Cl, ये दोनों मिलकर यहाँ पे NaCl बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए SO4 और यहाँ पे Ba, ये दोनों मिलकर यहाँ पे BaSO4 बना है, ठीक है। यानी कि इसमें हुआ क्या है, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसमें का सोडियम, इसमें का क्लोरीन जो है एक साथ मिला है, इसमें का सल्फेट और यहाँ पे बेरियम जो है एक साथ मिला है, ठीक है। यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और जहां पे आयनों का आदान प्रदान हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन बोलते हैं। यानी कि 29 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आप लोग याद कर पा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल याद हो रहा है, और आप बताते हैं तो मजा आ जाता है। ये बात हमेशा कहा कीजिएगा, मन में दोहराइएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? 30 नंबर सवाल देखिए, जिंक और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, दोनों का अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है, ठीक है। तो जरूर जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील रहा होगा, तभी तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को क्या किया जी, विस्थापित कर दिया, लात मार के भगा के यहाँ पे कॉपर को साइड कर दिया, और खुद जो है कॉपर की जगह पे जिंक लग गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। लेकिन चेक जरूर कर लीजिएगा क्या जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, क्योंकि मगल जीन, ठीक है, MgAl और उसको जो है जीन, ठीक है, उसको फैशन परबा, फैशन कछ जी परबा, फैशन परबा, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, फिर जो है कॉपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज, देखिए जिंक जो है क्या, जिंक यहाँ पे ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। तो अभिक्रियाशील ज्यादा कौन है जी, जिंक, और कम अभिक्रियाशील कौन है जी, यहाँ पे कॉपर। तो जिंक जो है लात मार के जरूर कॉपर को भगाएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शक्तिशाली जो है धातु होता है, जो यानी कि अभिक्रियाशीलता जिसका ज्यादा होता है धातु का, वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को एकदम भगा देते हैं, तो भगा देते हैं। और ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया में होता है जी, तो विस्थापन अभिक्रिया में होता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, याद रख लीजिएगा। यहां पे 31 नंबर सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है जी, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। बिल्कुल प्यारा सा यानी कि समीकरण है, बिल्कुल ही प्यारा सा समीकरण है। क्या आप लोग इसका आंसर जानते हैं? पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि ये वाला रासायनिक अभिक्रिया कौन सा प्रकार का है? तो आप लोग कहेंगे सर ये सवाल तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। कैसे? तो यहाँ पे दो को जो है अणु मिला है, तो एक अणु का निर्माण हुआ है। तो 31 नंबर का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे H2O यानी कि जल, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल का यहाँ पे क्रिया हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बना जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो गो अणु जो है संयोग किया, तो यहाँ पे एक अणु का निर्माण हुआ है, ठीक है। दो गो अणु का संयोग होने से एक अणु का निर्माण हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो गो यहाँ पे अणु या फिर परमाणु का जो है संयोग हुआ है, तो एक अणु बना है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये भी संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें दो गो पदार्थ क्या होते हैं जी, संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 32 नंबर तक सवाल को आप लोग अच्छे ढंग से समझोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और परीक्षा तक याद भी रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं 33 नंबर सवाल पे, यानी कि यहाँ पे देखिए, अरे प्यारा सा सवाल दिया है। देखिए यहाँ पे 33 नंबर का है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपको हमने बताया है अगर उष्मा के प्रभाव से वियोजन अभिक्रिया कराया जाए तो उसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। लेकिन अपघटन शब्द ना देकर यहाँ पे वियोजन दिया, तो उसमें वियोजन अभिक्रिया भी तो कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप उसमें वियोजन कहिए या फिर उसमें अपघटन कहिए, दोनों का दोनों बात क्या है जी, सेम है। तो 33 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि जौन अभिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित किया यानी कि सोख लिया, ऊर्जा को क्या किया जी, सोख लिया, अवशोषित कर गया, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जौन उष्मा को सोखी तवना के कहिए उष्मा शोषी, जौन उष्मा के सोखी तवना के कहिए उष्मा शोषी, ठीक है। तो यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि 34 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। समझे कि नहीं समझे? कहेंगे जी सर
देखिए यहाँ पे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो, यानी कि आयन एक दूसरे के बीच में का हो जी, माने कि बटे और फिर जो है जुड़े, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं जी? उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो 35 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग उम्मीद रखिएगा कि 35 नंबर का जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पे चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। तो याद कीजिए, आपको हमने पूछा था कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सवाल पूछे थे सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे सर सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है वो पीला होता है। कैसा होता है जी? पीला होता है। वहीं यहाँ पे अगर श्वेत रंग का बात किए थे वहां पे, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के बारे में किए थे। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफेद कलर का। लेकिन वहीं सिल्वर आयोडाइड जो है वो पीला कलर का होता है। इसलिए एक दूसरे सवाल रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज है, सिल्वर यानी कि चांदी जो है वो यहाँ पे हाईलाइट से अभिक्रिया कर रहा है। हाईलाइट किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे 17वां नंबर जो वर्ग का तत्व है उनको हम लोग हाईलाइट बोलते हैं, जिसका ट्रिक हमने बताया है फैशन कल बड़ियात में, फैशन कल बड़ियात में। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये जो है तत्व का होता है जी, यहाँ पे ये जो तत्व होते हैं इसको हाईलाइट तत्व बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं जी? हाईलाइट तत्व बोलते हैं। और ये जो है आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सब ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए यार, चैनल जब शुरुआत किए थे ना जी, तो हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक को बता रहे थे। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा ना मेरे चैनल पे, तो सबसे पुराना वाला जब वीडियो ढूंढिएगा जिसमें हमने कि बहुत बच्चे टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, वो सब जब वीडियो देखिएगा ना जी, तो उसमें आपको हमने आवर्त सारणी को याद करने का ट्रिक बताया था, वो भी भोजपुरी में ट्रिक बताया था। तो आप लोग जा करके वहां पे पीरियड टेबल वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। बहुत बड़का बड़का अक्षर में लिखे होंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जा करके उस वीडियो को देखिए, तो उसमें भोजपुरी में हमने ट्रिक बताया है और भोजपुरी में सारे ट्रिक को याद करने का प्रयास किया भी है और आप लोग को याद कराया भी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जा करके वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो हाईलाइट है, जब सिल्वर यहाँ पे हाईलाइट से अभिक्रिया करता है, यानी कि चांदी जब हाईलाइट से अभिक्रिया करता है तो वो जो है रंग में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, तो हाई जो है सफेद रंग है जी सिल्वर क्लोराइड का, और यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का जो है पीला रंग है। तो सफेद से पीला तक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयोडीन तक आते आते क्या हो जाता है जी? पीला हो जाता है। क्लोरीन से आयोडीन तक आते आते क्या होता है? पीला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज, 37 नंबर सवाल को। 37 नंबर सवाल क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और जब उसमें से पदार्थ में से ऑक्सीजन ह्रास हुआ, ह्रास यानी कि हट गया, अगर ऑक्सीजन उसमें से हट गया तो उसको क्या बोलेंगे जी? तो आप लोग कहेंगे सर ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो उसको अपचयन बोलिए। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? हम लोग उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? उपचयन। ठीक है, भले उपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो बोलेंगे उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी कि ऑक्सीजन हटेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे जी? अपचयन बोलेंगे। तो 37 का जो है आप लोग ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर याद करके रखिएगा। यहाँ पे 38वां सवाल देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करता है? वापस से आपको हम वही अभिक्रियाशीलता श्रेणी बताते हैं, क्योंकि वो इसी सवाल पे जो यानी कि उसी अभिक्रियाशीलता श्रेणी पे ही बनेगा, ध्यान रखिए। तो आपको हमने क्या बताया था जी? तो आपको बताया था कन्नाका मगलजिन। ठीक है, क्या बताया था जी? कन्नाका मगलजिन फैशन परबा। क्या बताया था जी? फैशन परबा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और उसको क्यों आगे आऊं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव है जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व यानी कि धातु को जो है अभिक्रिया कर विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे है कॉपर। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर कम अभिक्रियाशील हुआ और मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ, तो क्या कम अभिक्रियाशील वाला अपने से ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करेगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि 38 का जो है ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एजी है और यहाँ पे सीयू है, तो एजी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सीयू ऊपर है, तो कॉपर ज्यादा क्रियाशील है और यहाँ पे
कच्छ जी चांदी जो है कम क्रियाशील है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, Ag कम अभिक्रियाशील है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है संभव है, यानी कि यह एकल विस्थापन अभिक्रिया को दिखाएगा या फिर विस्थापन अभिक्रिया को दिखाएगा। बात करते हैं सोडियम और कॉपर का। तो कॉपर जो है नीचे है, सोडियम ऊपर है, यानी कि सोडियम ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो क्या कम वाला ज्यादा को विस्थापित करेगा? नहीं, नहीं सर, ये वाला तो विस्थापित नहीं होगा। यहाँ पे देखिए Ag यानी कि चांदी और यहाँ पे लोहा, ठीक है। तो लोहा ऊपर है, चांदी नीचे है। तो लोहा ऊपर है मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है, चांदी जो है कम अभिक्रियाशील है। तो क्या कम वाला ज्यादा को यानी कि विस्थापित करेगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे 38 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सब ट्रिक जो है याद रखना चाहिए, और ट्रिक याद करने के लिए वन एंड ओनली झकास बाबा याद रखिएगा बबुआ। देखते हैं 39वां सवाल। पीबी यानी कि लेड है, ध्यान रखिए, यहाँ पे लेड है और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीबी क्लोराइड और यहाँ पे कॉपर जो है अलग हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है पीबी का किया, कॉपर को विस्थापित किया है। तो क्या कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे जी? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? इसको जो है आप लोग समझे होंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे पीबी जो है कॉपर को विस्थापित करके क्या कहा जी, कॉपर की जगह पे पीबी लग गया, यानी कि पीबी क्लोराइड बन गया, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोग 39 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे 40वां सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है। तो वायुरोधी बर्तन में जिसमें हवा प्रवेश ना कर पाए, वायुरोधी यानी कि वायु का जो विरोध करता है, वैसा वाला बर्तन, यानी कि जो हवा को घुसने नहीं देता है, वैसा बर्तन में जो खाद्य सामग्री है यानी खाने वाला जो सामान है उसको रखते हैं, तो उपचयन की गति कैसा होगा? यानी कि जो ऑक्सीजन से संयोग करने की गति, उपचयन मतलब ऑक्सीजन से संयोग करने की गति, ठीक है। तो कैसा होगा? तो आप लोग सर धीमी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है पहुंच ही नहीं रहा है, और जब पहुंच ही नहीं रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित है, रखे, तो उस अभिक्रिया जो होने में क्या होगा जी? अभिक्रिया जो है मैंने धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा जी? क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं रहा। अब बाहर से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से संयोग होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि जगह होगा जी वहां पे धीमी धीमी अभिक्रिया होगी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया जो होगा वो धीमी होगी, तेजी से नहीं होगा, ठीक है, तेजी से नहीं होगा, बराबर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 40 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, धीमा हो जाएगा उपचयन की गति, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का जो है गति होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा, देखिए धीमा गति से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर, जिंक यानी कि Zn, कैसे जी? Zn, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, कैसे जी? H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो आपसे पूछा जाता है जिंक क्या है? तो आप लोग सर धातु है, मेटल है। यहाँ पे क्या है जी? H2SO4। तो आप लोग सर इस सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि एसिड है। जब धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सा गैस मुक्त होता है? आप लोग कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस। इसको कैसे भूल सकते हैं आप लोग? नहीं ना भूल सकते हैं। 41 का जो है ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस बात को आप लोग को याद रख लेना चाहिए। 42वां सवाल देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो बाद में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, और जो भाग लेता है तो उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं जी? अभिकारक। तो ये दोनों बातों को आप लोग याद रखे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा बात है लेकिन है तो बहुत मोटा सा बात, क्योंकि यहाँ पे 2020 के सेकंड पाली में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगर पूछा है तो फिर इंपॉर्टेंट तो है, याद तो रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा ऐसा कैसे हो सकता है? 43वां सवाल देख लीजिए, समीकरण 2H2, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्या चीज? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है संयोग करके यहाँ पे जल बना रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो आप लोग एकदम आंख बंद करके कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग किया है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, ध्यान रखिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे जी? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो को पदार्थ जो है संयोग करके एगो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो 43 का हो जाएगी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे चलते हैं 44 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग होने वाला क्रिया कौन नहीं है। ठीक है, तो दहन में ऑक्सीजन का संयोग जरूर होता है, तो होता है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो है दहन क्रिया नहीं हो सकती, यानी कि जलने वाला काम नहीं होता है सामान्य तौर पर। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जल जाते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दहन जो होता है सामान्य तौर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है सामान्य तौर पे। ठीक है, तो दहन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन ही गैस लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ऑक्सीजन गैस जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए, श्वसन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। भोजन का पचना, तो भोजन जब पचाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन का जो है जरूरत पड़ता है, ध्यान रखिए, तो ये भी क्या है जी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवक्षेपण जरूरी नहीं है, अवक्षेपण में तो अवक्षेप बनता है, ध्यान रखिए, और अवक्षेप किसी भी तरह से बन सकता है, ध्यान रखिए, उसमें ऑक्सीजन का संयोग होने के कोई खास मतलब नहीं है। तो 44 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। 45वां सवाल देख लीजिए, यहाँ पे जो है क्या चीज, लोहा का सल्फेट है, इसको जब गर्म किए हैं तो अलग अलग जो है अणुओं में बटा हुआ है, यानी कि टूट गया है। क्या तो टूट रहा है तो उसको बोलेंगे क्या चीज जी, यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसको अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे जी, अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 45 का जो है ऑप्शन डी याद रखे होंगे। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं कि अपघटन का जो है दूसरा का नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो वियोजन नाम हुआ है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया जो है आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत है का? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 46 में कह रहा है कि अभिक्रिया इसमें, ठीक है, इतना में कौन अपचयित हो रहा है। अपचयित होने का मतलब किससे ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे जिंक बन रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जी अलग हुआ है, ऑक्सीजन हटा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिंक ऑक्साइड का हो रहा है जी अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 47वां सवाल, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है वो कौन सा अभिक्रिया है जी, तो आप लोग कहेंगे सर भोजन जो है पचते टाइम जो है भोजन का जो है जितने पदार्थ उसमें बने भोजन मौजूद होते हैं वो सारे के सारे यौगिक जो है क्या होता है जी अलग अलग टूटते हैं, यानी कि इसमें जो है वियोजन होता है। क्या होता है जी, वियोजन होता है। ठीक है, या फिर समझिए कि अपघटन होता है। क्या होता है जी, अपघटन होता है, ध्यान रखिए। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, वियोजन या फिर अपघटन में से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वियोजन अपघटन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बाकी 4 गो ऑप्शन दिए उसमें से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग 47 का जो है वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो है टिक आउट कर लीजिएगा। लेकिन आपको फिर भी अगर 4 गो में से ही कोई एगो ऑप्शन जो है टिक आउट करना हो तो कौन सा टिक आउट करेंगे जी, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता 4 गो में से कौन सा अगर ऑप्शन टिक आउट करना पड़ जाए तो टिक आउट कीजिएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर हम मुझे बाद में कुछ सोल्यूशन मिलता है तो हम आपको जो है ज़रूर कमेंट में बता देंगे कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, संयोजन में जो है क्या होगा जी, अच्छी चीज 2 गो पदार्थ मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये तो अभिक्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, उपचयन, भोजन के पचने में हालांकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो है, भोजन के पचने में हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपचयन, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वियोग होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें से हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन टिक आउट करे। अगर यहाँ पे वियोजन अपघटन दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाते। तो 47 में का आप लोग ऑप्शन जो है यही याद रखिएगा, वियोजन या फिर अपघटन है। 4 गो में से कुछ टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आप सीधे सीधे 48 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे खोजना है कौन सा है। ठीक है, संतुलित उसको बोलते हैं जिसमें अभिकारक के जितने भी अणु परमाणु का संख्या है उतना ही के बराबर अगर प्रतिफल का अणु का और परमाणु का जो संख्या निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे जी, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है एगो है, यहाँ पे भी सोडियम एगो है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 गो है, यानी कि ए जो है 3 गो हाइड्रोजन हो गया, तो ई जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी ए, तो बी ए गो है, यहाँ पे बी ए गो है। क्लोरीन 2 गो है तो क्लोरीन 1 गो है ना, यहाँ पे 2 से गुना हुआ है तो यहाँ पे 2 गो क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है,
हाइड्रोजन देखिए 2 से गुना होता है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 गो है, ठीक है। सल्फेट एगो है, SO4 एगो है, SO4 एगो है, ठीक है। यानी कि ये जो है दोनों तरफ जो है बराबर बराबर मात्रा में है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी संतुलित तो है। अब यहाँ पे पोटेशियम को चेक कर लेते हैं, देखिए K एगो, यहाँ पे K एगो है, क्लोरीन एगो, तो क्लोरीन एगो है, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है, यानी कि ऑक्सीजन 3 गो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एगो है, तो ई वाला संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें बराबर नहीं आ रहा है। मैग्नीज जो है Mn जो है एगो है, यहाँ पे Mn एगो है, ऑक्सीजन जो है 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी संतुलित नहीं है, तो इसको भी हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 48 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर सकते हैं। जब कली चूना पर जल डाला जाता है, वाह बबुआ वाह, देखिए जब कली चूना पर क्या करते हैं जी, जल डालते हैं, तो आपको पता है कि उसमें से क्या निकलेगा जी, भाप निकलेगा। आपको हम कुछ देर पहले बताए थे, कुछ देर पहले का इसी वीडियो में शुरुआत में बताए थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कली चूना पर जब जल डालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है, यानी कि जो है उसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और जिसमें से उष्मा उत्सर्जित होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर उष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि उष्मा को सोख लेता है, तो उसको बोलते हैं उष्माशोषी। जवन अभिक्रिया उष्मा के सोखी तौने के कहिया बबुआ उष्मा शोषी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उष्मा का सोखना नहीं हो रहा है, यानी कि उष्मा को सोख नहीं रहा है, बल्कि उष्मा जो है बन रहा है, नया निकल रहा है, ध्यान रखिए। तो उष्मा का अगर उत्सर्जन हो तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे जी, उष्माक्षेपी, ठीक है। 50वां सवाल देख लीजिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन। कितनी बार बताएंगे इस चीज को, याद कर लीजिए। अब तो अंतिम की घड़ी आ चुकी है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल कितना सवाल है जी, मात्र 53 गो सवाल है। तो अब तो याद कर लो यार, मात्र 3 गो सवाल बनाना है। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि 53 सवाल तो भारी है, ठीक है। तो यहाँ पे 51 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल, 53 नंबर सवाल, तीनों देख करके ही चाहिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित कौन सा नहीं है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। हाइड्रोजन 4 गो है, 2 दूना के 4 गो, यहाँ पे भी 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एकम 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे भी है, तो ये तो संतुलित है। पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, यानी K 2 गो, तो K 2 गो। यहाँ पे Cl 2 गो है, देखिए 2 से गुना है तो 2 गो है, तो Cl भी 2 गो है, तो यहाँ पे 2 से गुना है तो 2 गो ये भी है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है 3 दूना के 6, 3 से देखिए 2 में गुना होगा, तो ऑक्सीजन जो है 6 गो है, यहाँ पे 3 दूना के 6, यानी कि ये भी संतुलित है। यहाँ पे भी 6 गो ऑक्सीजन आया तो संतुलित है। हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, देखिए 2 से गुना तो दोनों 2 गो है, ये भी संतुलित है। तो ऑप्शन जो है डी को टिक आउट करने की जरूरत एकदम बिल्कुल है, क्योंकि इसको चेक करना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए पीबी एगो है, तब पीबी एगो है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना के 6 गो है, ऑक्सीजन कितना है 3 दूना के 6 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो, यहाँ पे 2 गो, एगो 2 गो कितना हुआ जी, 3 गो हुआ, 3 गो 2 गो 5 गो हुआ। ऑक्सीजन इसमें 5 गो, इसमें 6 गो है, तो ए वाला जो है ऑप्शन का होगा जी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए वाला जो है संतुलित नहीं है। और पूछा क्या है जी कि जौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है उसको आप लोग को टिक आउट करना है। 52 और सवाल देख लीजिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। अगर उपचयन का बात करते हैं तो उपचयन में जो है निम्नलिखित रूप से क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे जी, उपचयन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन का वियोग, जी हाँ हाइड्रोजन का वियोग होगा तब भी उपचयन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसको तो हम लोग नहीं सुनिश्चित करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग होगा तब भी हम क्या बोलेंगे जी, उपचयन बोलेंगे। यानी कि ए और सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ए और सी क्या होगा जी, बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हम नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऐसा कुछ नहीं हम पढ़े हैं परिभाषा कहीं भी, ठीक है। तो इनमें से सभी नहीं ऑप्शन को तो हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी में को देना चाहिए था, ए और सी दोनों, तो उसको हम लोग टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में सुधार की जरूरत है मेरे ख्याल से। 53वां सवाल देखते हैं, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो है मुक्त होगा, ठीक है। तो अगर जल का जो है वैद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर जो गैस मुक्त होगा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए कैथोड है, कैसे जी, कैथोड है, एगो एनोड है, ध्यान रखिएगा। कैथोड पे जो होता है वो होता है माइनस चार्ज, एनोड पे जो होता है वो होता है प्लस चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड पे माइनस चार्ज, एनोड पे प्लस चार्ज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैथोड पे माइनस चार्ज और एनोड पे
प्लस चार्ज होता है, ध्यान रखिए। ये जो है एगो बर्तन में लगा लिया है, मान के चलिए जल इसमें है, कैसे जी जल है, ठीक है। इसी का जो है हम लोग विद्युत अपघटन करा रहे हैं। तो जल जो है H2O से बनता है। इसमें सामान्यतः H जो है धनात्मक होता है और ऑक्सीजन जो है कैसे ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिए। यानी कि जरूर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगा जी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला पे जाकर यहाँ पे संयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण होगा, ध्यान रखिए। तो कैथोड पर कौन सा गैस आएगा जी, हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है माइनस वाला, तो ई जो है एनोड पर जाएगा, ध्यान रखिए। कौन सा पर जाएगा जी, एनोड पर, क्योंकि माइनस वाला प्लस के साथ आकर्षित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाएगा कैसे जी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। तो यहाँ पे कह रहा है कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कैथोड पर कौन सा गैस आएगा जी, तो यहाँ पे H यानी कि आएगा, यानी कि हाइड्रोजन आएगा। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन धनात्मक विद्युत धनात्मक हो जाएगा। तो ये जो है कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड जो है ऋणात्मक होता है, विद्युत ये क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है। तो इस पर धनात्मक वाला जाएगा। तो 53 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग को दूसरा चैप्टर का जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखना हो तो आइए सिंपल सा प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। तो जल्दी से आइए, प्लेलिस्ट में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं प्लेलिस्ट में जल्दी से।